सोसाइटी है इंडिया की मोर और लेस कास्ट पे डिपेंडेंट है। और कास्ट क्या है? सोशल हायरार्की पे है ना। हायरार्की मतलब सामाजिक एक अवरोहण है, टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है। यहाँ पे तो डिसीजन जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिटी है, वो किससे डिसाइड हो रही है? बर्थ से, ना कि मैरिज से, राइट? ये सबको पता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी में हम लोग जी रहे हैं। डेमोक्रेसी की शुरुआत कैसे होती है कि ऑल सिटीजन आर एंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड एज ए इक्वल सिटीजन, मतलब जो एक नागरिक है, बीइंग ए ह्यूमन, एज ए बीइंग ए मानव होने के नाते है, वो सब समान है। समान है तो समान का आधार क्या होगा? लॉजिक, ठीक है। लॉजिक जब आता है तो उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट रहता है, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे मैं बात कर रहा था कि फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज है, उसमें क्या क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको पता होगा क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें संविधान के जो वो भी दिमाग में रखना होगा जब हम ड्यूटीज राइट की बात कर रहे हैं। तो कास्ट में ये अगर कास्ट इंडियन सोसाइटी में कैसी है, इसमें मैंने पहले बताया कि पहले ये देखिए कि कास्ट होती क्या है। कास्ट का निर्धारण कैसे होता है? मेरिट से नहीं होकर के बर्थ से हो रहा है, ठीक है। और वो अपने आप में अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिक्स विकास से परे नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको भारत की राजनीति को समझना है या भारत की राजनीति में एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, तो भारतीय राजनीति है उसको समझने के लिए जाति को समझना जरूरी है, राइट? तो अब आपको समझ में आया होगा कि जाति क्या होती है और जाति है वो कैसे राजनीति को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के और गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसका जो एलोकेशन होता है उसमें भी जाति को एज ए फैक्टर देखा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है चाहे स्टेट मिनिस्ट्री है उसमें किस कास्ट को कौन सा है उसका मतलब बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी की जब टिकट दे गई तब भी कास्ट को एक कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है ऐसा? ऐसी क्या चीज है कास्ट में कि उसको पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के मिनिस्ट्री से लेकर के हर जगह मतलब कास्ट का कंसीडरेशन होता है। जब भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो जारी करती है तब भी कास्ट को एज ए फैक्टर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या देखना है आपको कि कास्ट और जैसे जब डेमोक्रेसी आई है, डेमोक्रेसी में आपको पता है ना कि इक्वल ट्रीटमेंट होता है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है। लेकिन कास्ट में इसका अलग है। लेकिन इससे क्या होगा कि रजनी कोठारी का स्टेटमेंट बहुत ही वो है, अच्छा काम किया है रजनी कोठारी इन पॉलिटिक्स में कास्ट के ऊपर, ठीक है। उन्होंने लिखा है कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। और पॉलिटिक्स इन इंडिया करके किताब है और भी इनकी बहुत अच्छी किताब है। लेकिन इनका जो मेन टर्मिनोलॉजी है वो कहते हैं कि इंडिया की पॉलिटिक्स में जो लोग कास्ट के बारे में शिकायत करते हैं कि भारत की राजनीति में जातिवाद बढ़ गया है या भारत की राजनीति जाति से ज्यादा प्रभावित हो रही है, तो वो उनका एक लाइन में स्टेटमेंट है कि वो भारतीय राजनीति को जानते भी नहीं, ठीक है। जब आप समाज में सब कुछ जाति से डिसाइड हो रहा है, आपने देखा होगा कि आज आप ना तो आप किसी एक मोहल्ले में चले जाओ, ठीक है, शहर में थोड़ा कास्ट वाला क्लासिफिकेशन नहीं है, जैसे गांव में चले जाओ ना तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कास्ट का मोहल्ला, फिर इसका फिर उसका है, मतलब ऐसे ही होता है, ऐसे होगा ना। तो वहाँ पे साइड से कास्ट हो रहा है। लेकिन सिटी में क्या है? सिटीज में एक आपका प्रोफेशन क्या है, यहाँ पे क्लास मैटर करेगी कि आप एक पढ़ने वाले हैं या पढ़ने वाला आप देखो भोजपुरी नगर में एक जगह लोग रहते हैं, ठीक है। या फिर आप देखेंगे कि कॉलोनी में रह रहे हैं तो कोई ऑफिसर का उनका अलग कॉलोनी है, ठीक है। या बिजनेस में है तो वो अपने हिसाब से रहते हैं, अलग अलग नहीं सोसाइटी, तो वहाँ पे क्लास ज़्यादा मैटर करेगी। तो इंडिया में राजनीति कोठारी कहते हैं कि जो कास्ट की जातिवाद की भारतीय राजनीति स्टैंड करके उनको यथार्थ में जातिवाद राजनीति की कुछ समझ ही नहीं, ठीक है। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि कास्ट है ना एक ऐसा फैक्टर है, यूनाइटिंग फैक्टर है, मतलब वो अपने लोगों को यूनाइट करता है, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स का है वो कास्टिजाइजेशन हो गया और पॉलिटिक्स का कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन हो गया, समझे? जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण, समझे? क्योंकि जाति का राजनीतिकरण होता है इसका मतलब क्या है कि एक जाति है, मान लो कोई भी कास्ट है, वो यूनाइटेड हो गई, ठीक है। उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कहीं देखते हैं एक जाति के यूनाइटेड हो गए तो उसके पास में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जाता है, ठीक है। तो वो कहेगा कि हमारी जाति की ये डिमांड से आप ये फुलफिल करोगे तो हम लोग एक साथ वोट देंगे। हम लोग अभी जिसमें राजस्थान से आता हूँ, ठीक है, राजस्थान में अभी ट्रेंड चला था कि जाटों ने अपना सम्मेलन किया, ब्राह्मणों ने अपना किया, उससे पहले राजपूतों ने किया, सब अपने अपने हिसाब से अपनी कास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये किसी से कोई अछूता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि जो मिनिस्टर है उन्होंने भी अपनी जाति के पक्ष में बोला,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कास्ट है ना कितना मतलब एक लोगों के लिए एक यूनाइटेड फैक्टर के रूप में काम कर रही है। रजनी कोठारी क्या कहते हैं, जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये समझ लिया गया कि राजनीति है ना वो जाति से अलग नहीं है और जाति है वो राजनीति से अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में जो रूल्स बनाते हैं वो कौन होते हैं, अपन जो चुनते हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो वो जब रूल बनाते हैं तो किसका कंसीडरेशन देखते हैं, जाति का देखते हैं, राइट। और उनका जो प्रिंसिपल है पॉलिटिक्स का वो क्या है, डेमोक्रेसी है। तो जब से डेमोक्रेसी आई है तो सबको इक्वल राइट्स मिल गए, है ना। इक्वल राइट्स मिले तो क्या है कि भारतीय समाज में आपको पता है ना कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट और अपर कास्ट, उसमें सबसे ज्यादा जो डिग्निटी हुई है, डिग्निटी का रिस्पेक्ट, सॉरी डिग्निटी है ना, उसकी महत्ता कब बढ़ी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक ग्रुप है लोअर कास्ट का, तो कास्ट का ग्रुप है तो यूनाइटेड हो गए, तो उनके पास में एक अपर कास्ट का भी आता है वोट मांगने के लिए, वो उनसे वोट मांगने की गुजारिश करता है, राइट। क्यों करता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सब बराबर है, राइट। इससे क्या है, डेमोक्रेसी के कारण क्या है, जो समाज के डिप्रेस सेक्शन है, जो सोसाइटी में जो सोशल बैकवर्ड है, उनका एक तो ओहदा बढ़ा है, उनका सम्मान बढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। ये रजनी कोठारी कहते हैं कि जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण है। तो फिर क्या है, राजनीति है ना, जाति एक प्रेशर ग्रुप में भी, ठीक है। और राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी है, किसी भी राजनीति का एक आधार स्तंभ होता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड करती है कि आगे आने वाली गवर्नमेंट है उसका क्या एजेंडा होगा, उसकी क्या पॉलिसीज होगी, और उसका अपना एक मैनिफेस्टो होता है, ठीक है। और आप लोग यदि न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी है वो वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या अपने फेवर में लाने के लिए तमाम तरह के घोषणाएं करती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस जाति के लिए कर देंगे। और गाँव में आपको पता है कि सरपंच के इलेक्शन से लेकर के चाहे एमपी तक है, तो जातिगत आपने देखा होगा कि सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है कि आज जाति बनाए रखने में भी जाति का बहुत बड़ा रोल है, राइट। ये आपने देखा होगा किसी सिटी में चले जाओ, वहाँ पे आपको समाज के जाति के नाम पे धर्मशाला मिलेगी, हॉस्टल मिलेगी, और यहाँ तक कि वहाँ पे अलग अलग उनकी हॉल मिलेगी, यहाँ पे इनका मैरिज होगा। और इससे भी बढ़िया आपको जाति का उदाहरण देखना है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं मैट्रिमोनी कहते हैं ना कि ये कास्ट वो कास्ट इधर ऐसा कलर, मतलब जो भी तमाम तरह के, यदि आपको जो लोग कहते हैं कि कास्ट है वो है ही नहीं इंडिया में कहीं नहीं, ठीक है। तो ये और वो जैसे ये नहीं करा कि हिंदी न्यूज़पेपर में भी आता, आप हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, उसमें भी आपको एक एक पेज पे स्पेसिफिक आता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीजें भी मैंने बता रही थी कि रजनी कोठारी बात करते हैं। ये एक है स्कॉलर का नाम है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, मतलब हस्बैंड वाइफ है। इन्होंने राजस्थान में रह करके काफी अच्छा रिसर्च एकेडमिक वर्क किया, अच्छी पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनी है, और कास्ट और मॉडर्नाइजेशन, कास्ट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी अच्छा लिखा है। आपको यदि टाइम मिले अच्छा रिसर्च हो इसका रुडोल्फ एंड रुडोल्फ पर पढ़ सकते हो। रुडोल्फ भी क्या कहते हैं, कास्ट एक मॉडर्निटी का फैक्टर है। मॉडर्निटी समझे, मॉडर्निटी को कैसे देखते हैं, मॉडर्निटी मतलब जिसका लॉजिक क्या है, रीजन है, राइट। इसका जो इसका बेस क्या है, वो न किसी का परसेप्शन जो देखा है प्रिजम्पशन एजम्पशन से परे, राइट। मतलब जहाँ पे आपकी जो स्टेटस है, आपका स्टेट है, वो किसी डिसाइड हो रहा है एक साइंटिफिक मतलब टेम्परामेंट से, मतलब लॉजिक से हो रहा है, ठीक है। मतलब आप आर्गुमेंट आपका कितना रेस्ट है, उसको हम लोग मोटे तौर पे मॉडर्निटी या मॉडर्न कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न ये नहीं कि आपने टाई वाई बांध दिया, मतलब आप कुछ लोग करते हैं कि उसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ क्या कहते हैं, कास्ट एक मॉडर्निटी फैक्टर है, मतलब कास्ट ने कैसे अपने आप को मॉडर्निटी के साथ मतलब संयोजित करके और कैसे सोसाइटी को या कास्ट को मॉडर्नाइज किया है, पॉलिटिक्स में मॉडर्निटी से इसने कैसे तालमेल बना के रखा है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आज भी पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के और गवर्नमेंट ऑफिस तक कास्ट एक फैक्टर है, ठीक है। और उस फैक्टर में सबसे ज्यादा कास्ट की जो वरीयता या कास्ट का जो डिस्कोर्स है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने में सबसे बड़ा रोल किसका है, डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ही नहीं है तो फिर कोई भी कास्ट हो जाए किसी भी उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उस कास्ट को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। मतलब कास्ट के बारे में डिस्कशन नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है,
ठीक है, तो आपने यदि पॉलिटिकल थियरी पढ़ा है, पॉलिटिकल थियरी में हम लोग जॉन रॉल्स की पढ़ते हैं, जस्टिस पढ़ते हैं, या फिर जेएस मिल्स का पढ़ते हैं, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिसमें इंडिविजुअलिस्ट थिंकर है, जो मतलब इंडिविजुअल को सेंटर में लेके कहते हैं उसमें अपने आप को, ठीक है, तो उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो आज का डिस्कोर्स चल रहा है, ठीक है, उस डिस्कोर्स में क्या है कि एक आइडेंटिटी कास्ट है, रिलीजन भी है, रिलीजन का हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक फैक्टर है जो इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, ठीक है। अब आपको कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, राजस्थान में हो चाहे बिहार में हो, कोई भी बड़ी बड़ी पार्टी है तो वो कास्ट कंसीडरेशन देखते हैं कि कास्ट कौन सा वहाँ पे ज़्यादा क्या है संख्या में, तो उसको लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो एक एम श्रीनिवासन करके स्कॉलर हुए हैं, उनका नाम है एम श्रीनिवासन, ठीक है। एम श्रीनिवासन सोशियोलॉजिस्ट है, एम श्रीनिवासन। वो कहते हैं डोमिनेंट कास्ट नाम का क्या है, इसको चलता है डोमिनेंट कास्ट, मतलब वो कास्ट संख्या में कितनी है किसी भी स्टेट में, किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट कास्ट, राइट, ठीक है। डोमिनेंट कास्ट कौन कहते हैं, एम श्रीनिवासन कहते हैं। तो जैसे डोमिनेंट कास्ट आप देखोगे राजस्थान में जाट है, हरियाणा में भी जाट है, ठीक है, यूपी में देखेंगे तो यादव है, बिहार में यादव और यूपी मुस्लिम भी है, ठीक है, ये डोमिनेंट कास्ट है। साउथ इंडिया में जाओगे तो कर्नाटक में कौन सी कास्ट है, इसको बोलते हैं लिंगायत वाला एक कम्युनिटी ज्यादा है। यदि आप केरल तमिलनाडु में जाओ तो तमिलनाडु में थोड़ा ओबीसी कास्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। महाराष्ट्र में आप देखोगे मराठा में एक ओबीसी है, ठीक है, तो मराठा ज्यादा है, वहाँ पे डोमिनेंट कास्ट है। यदि आप हिमाचल में जाएंगे तो वहाँ पे जो अपर कास्ट में भी कुछ कास्ट है, जैसे राजपूत है, वो डोमिनेंट कास्ट है, ठीक है। तो संख्या से होता है कि कौन सी संख्या में है, उसको बोलते हैं कि वो कैसे पॉलिटिक्स को डिसाइड करे, इसको कहते हैं डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। एक एम श्रीनिवासन इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी पे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि संस्कृताइजेशन, क्या कहते हैं, संस्कृत का वर्ड है संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन इसको न्यू संस्कृतिकरण कहते हैं। आप आजकल वो कहते हैं कि ऐसा ट्रेंड चला है संस्कृताइजेशन, मतलब जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, सो कॉल्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, सो कॉल्ड मतलब इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है या कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है ना। अब कोई लोग कास्ट को नहीं मानते हैं, कोई मानते हैं, नहीं मानते हैं, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ये तथाकथित, कहते हैं तथाकथित विद्वान है, सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए सो कॉल्ड कह सकते हैं। तो सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट है वो क्या कर रहे हैं, आजकल अपर कास्ट है ना, जो अपर कास्ट है सो कॉल्ड, उनकी जो सोशल नॉर्म्स, सामाजिक रीति रिवाज, नाम और उनके पहनावा, उनकी बोली, उनकी जो सामान्य संस्कृति है, सामान्य संस्कृति खान पान विवाह में कैसा होता है, उनको वो नकल करना, उनके भगवानों को मानना, ठीक है, आजकल चल ही रहा है ना, नहीं चल रहा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, संस्कृत। पहले पता है जो नाम के पीछे भी सब टाइटल होता था, सिंह नहीं लगाते थे, आजकल सब मिश्रा शर्मा सब लगाते हैं, सब लगाते हैं, राठौर चौहान सब लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं, जो दूसरी कास्ट है उनको ऐसा लगता है कि ये कास्ट के हम लोग नाम लगाएंगे क्या हो जाएगा, हमारा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा या हमें लोग ज्यादा फॉलो करेंगे, राइट। तो उसको एम श्रीनिवासन क्या कहते हैं, संस्कृताइजेशन, ठीक है, संस्कृतिकरण कहते हैं। तो ये एम श्रीनिवासन ने इसको बहुत अच्छा काम किया है, यदि आप किताब पढ़ते हैं इसके बारे में आप किताब पढ़ सकते हैं। एक स्कॉलर और है, इसको कहते हैं क्रिस्टोफर जेफरी रोड। क्रिस्टोफर जेफरी रोड है वो कहते हैं कि रिजर्वेशन है ना, उसने इंडिया में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन लेके आया। साइलेंट रिवॉल्यूशन, साइलेंट रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स और विशेष रूप से दो, उसका फंडामेंटली ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, उसका मतलब फंडामेंटली उसको रेडिकल रूप से चेंज कर दो, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये क्या है, कास्ट क्या है, साइलेंट रिवॉल्यूशन है, मतलब रिजर्वेशन क्या है, ये है एक साइलेंट रिवॉल्यूशन। रिजर्वेशन भी आपको पता है उसका आधार क्या है, कास्ट। ये डिबेट का विषय है कि रिजर्वेशन को कास्ट पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना फायदा किस कास्ट को मिला, इसके ऊपर भी पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा है। जैसे अभी एक कौन सा कमीशन बनाया गया था जिसको ये जिम्मा दिया गया था कि ओबीसी जो कास्ट है ना, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के बाद भी आया है ओबीसी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि सब कैटेगराइजेशन करो कि किस कास्ट को ज्यादा फायदा मिला है, किसको नहीं मिला है, कौन सी फर्स्ट में रहेगी, कौन सी सेकंड में रहेगी, कौन सी
थर्ड में रहेगी। तो ऐसा एक कमीशन बनाया गया एनसीबीसी है, एनसीबीसी एक कमीशन बनाया नेशनल कमीशन ऑफ है, ठीक है। तो वो ओबीसी के लिए कमेटी भी नहीं है, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि ये अभी उसके ऊपर कोई काम हुआ है नहीं हुआ है, ये एक गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अभी उसकी रिपोर्ट को ज़्यादा थॉरो पे डिस्कशन होगा। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि क्रिस्टोफर जेफरी लोड है, क्रिस्टोफर जेफरी लोड, जेफरी लोड क्या कहते हैं, मतलब उसने साइलेंटली लोगों को ऐसा पॉलिटिकली एम्पावर किया है, राइट, समझ रहे हो? तो ये हो गया, क्या है कि बड़े विद्वान हैं, इनके बारे में आप पढ़ोगे ना, तो इन्होंने इतना लिखा है कि हर इलेक्शन पे इन्होंने कास्ट को एज फैक्टर माना है, देखा है। आप यदि थोड़ा बहुत ठीक ठाक मोबाइल में देख सकते हो क्रिस्टोफर जेफरी लोड, और उसमें इंडियन एक्सप्रेस में एक ब्लॉग में ओपिनियन में लिखते रहते हैं, ठीक है। हर इलेक्शन की अच्छी वो प्रेडिक्शन भी करते हैं, जैसे इलेक्शन को प्रेडिक्ट करने वाला उसको सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो सबसे बढ़िया इंडिया में काम किया है, जॉर्ज कोठारी, रुडोल्फ रेड्डो, एम श्रीनिवासन, क्रिस्टोफर जेफरी लोड, और उसके बाद नाम आता है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव है ना, उनका डेमोक्रेसी भी बहुत काम है, और डेमोक्रेसी को वो कहते हैं कि जैसे ही सेकंड जो मंडल कमीशन आया उसको सेकंड अफसर कहते हैं, डेमोक्रेटिक अफसर कहते हैं। कहते इसके बाद में क्या हुआ कि डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रेंथ हुई, जैसे ओबीसी को रिजर्वेशन मिला ना, क्योंकि जैसे रिजर्वेशन मिलने से क्या हुआ कि वो उनका एक डेमोक्रेसी लोअर लेवल तक चली गई, राइट। जैसे आपको पता है ना कि रिजर्वेशन